हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबका आज सीपेट बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा इजी आए थे। मतलब मैंने भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बार आप लोगों का क्वेश्चन इतना ज़्यादा इजी आने वाला है। अगर आप लोग कंपेयर करने जाएंगे प्रीवियस ईयर के सीपेट बॉटनी क्वेश्चन को, यानी कि मतलब 2020 में आप लोगों का सीपेट शुरू हुआ था, तो 2020, 21, 22 का अगर 3 साल का क्वेश्चन को इस साल के क्वेश्चन के साथ कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इस बार ईजी आया है। शायद ये रीज़न हो सकता है इस बार एसएसबी स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, इस वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा आंसर के साथ साथ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस इज। पूछा गया है टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस में जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी एसएसआरएनए, या फिर डीएसआरएनए, या फिर एसएसडीएनए, या फिर डीएसडीएनए। तो आप लोगों को मालूम होगा जो टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस है वो एक हेलिकली रॉड शेप्ड वायरस है, जहाँ पे उसका जो सेंटर कोर जो है वो आप लोगों का ऑक्यूपाइड बाय सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जिसको हेलिकली सारे के सारे क्या कवर करके रखते हैं? कैप्सोमियर, ठीक है। और वो सब यूनाइट होकर कैप्सिड फॉर्मेशन करते हैं जो कि प्रोटीन होता है, ठीक है। सो कैप्सोमियर प्रोटीन आप लोगों का पूरा सिंगल स्ट्रैंडेड जो कॉइल्ड आरएनए है उसको इस तरह से कवर करके रखता है, ठीक है। और वो है उसका जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज। तो ये पूछा गया है कि एक फ्रीली लिव करने वाला बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता हो वो कौन सा है? राइजोबियम, इकोलाई, एजोटोबैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस। तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग ये भी करता है, ये भी करता है, बट राइजोबियम है सिम्बायोटिक, ठीक है। सिम्बायोटिक मतलब ये सिम्बायोटिकली एसोसिएट होकर नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, लेकिन जहाँ पे एजोटोबैक्टर है ये एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ठीक है, फ्री लिविंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। cells of some filamentous cyanobacteria that are specialized for nitrogen fixation are called। मतलब जो सियानोबैक्टीरिया में कुछ सेल्स होते हैं फिलामेंटस सियानोबैक्टीरिया, जैसे कि ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक, राइवुलारी, ये सब फिलामेंटस सियानोबैक्टीरिया हैं। तो इनमें से कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं इनमें पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। उनको क्या बोला जाता है? हेटेरोसिस्ट, वोल्यूटिन, मेसोजोम, फाइकोबिलिजम। सिंपल सा है, हेटेरोसिस्ट कहा जाता है जो कि सियानोबैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। नोस्टॉक हो गया ये सब में। उसके बाद पाल्मेला स्टेज इज सीन इन। पाल्मेला स्टेज आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगा? क्लामाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, ओइडोगोनियम, कोलियोकिट। इसका भी सिंपल सा आंसर है क्लामाइडोमोनास। पाल्मेला स्टेज क्या है? जो पेरेंट आप लोगों का क्लामाइडोमोनास है वो एक्ट करेगा, वो क्या करेगा? स्मॉल छोटे छोटे डॉटर कॉलोनीज को डेवलप करेगा, जहाँ पे ये क्या करेंगे? म्यूसिलाजिन फॉर्मेशन करेंगे। म्यूसिलाजिनस मतलब ये अभी और पेरेंट क्लामाइडोमोनास होके नहीं रहा, ये अभी छोटा छोटा डॉटर कॉलोनीज जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, जहाँ पे ये पूरा डिसइंटीग्रेट होके क्या बना देगा? म्यूसिलेज। और इसी को ही आप लोगों का पाल्मेला स्टेज बोला जाता है, पाल्मेला स्टेज, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टोकार्प इज फॉर्म्ड इन। सिस्टोकार्प कहाँ पे फॉर्मेशन होता है? भावकेरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, सार्गेसम। तो राइट आंसर है पॉलीसाइफोनिया में सिस्टोकार्प फॉर्मेशन होता है। उसके बाद माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन। माइकोराइजा आप लोगों का एक सिम्बायोटिक म्यूचुअली बेनिफिटेड जो रिलेशनशिप है वो कहाँ पे किसके साथ, मतलब किस को लेके बना हुआ रहता है? algae एंड ब्राइफेट, algae एंड फंजाई, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स, algae एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखिए माइकोस का मतलब है फंजाई एंड राइजा का मतलब होता है रूट, और रूट किसका? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो हमारा आंसर हो जाए फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रूटिकोज लाइकेन। सो इनमें से कौन सा फ्रूटिकोज लाइकेन का एग्जांपल है? क्लाडोनिया, पार्मेलिया, ग्राफिस, लेकानोरा। तो देखिए आप लोगों का जो राइट आंसर है वो है क्लाडोनिया, ठीक है। तो ग्राफिस आप लोगों का कौन सा लाइकेन है? ये आपका क्रुस्टोज लाइकेन, मैं सी लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों का पार्मेलिया है, आप लोगों का ये फोलियोज लाइकेन, और लेकानोरा है आप लोगों का अगेन क्रुस्टोज लाइकेन। क्लाडोनिया हो गया, असनिया हो गया, ये सभी के सभी असनिया, ठीक है, ये सभी के सभी आप लोगों का फ्रूटिकोज लाइकेन में आते हैं, ठीक है। क्रुस्टोज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज लाइकेन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्पीसीज ऑफ। अफ्लाटॉक्सिन कौन से स्पीसीज से प्रोड्यूस होता है? पेनिसिलियम, फ्यूसारियम, एस्परजिलस, क्लाविसेप्स। तो अफ्लाटॉक्सिन आप लोगों का एस्परजिलस स्पीसीज से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन सा आप लोगों का
कौन सा पैथोजन कॉज करता है? क्लाविसेप्स पुरपुरिया, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, अल्टरनेरिया सोलानी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। देखिए आप लोगों का अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन करवाता है? अल्टरनेरिया सोलानी। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करवाता है, ठीक है, लेट ब्लाइट करवाता है। और सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम ये आप लोगों का क्या करता है? वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, ठीक है, ये वाट डिजीज करवाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्यूडोइलेटर्स आर फाउंड इन द स्पोरोफाइट ऑफ, ये भी बहुत ही ईजी है। स्यूडोइलेटर्स किसके स्पोरोफाइट में पाया जाता है? एंथोसिरस, मार्कन्सिया, फ्यूनेरिया, रिक्सिया, ये पाया जाता है एंथोसिरस में। एक लौता ब्रायोफाइट है जिसमें स्यूडोइलेटर्स देखने को मिलते हैं। स्यूडोइलेटर्स यानी इसमें थिकनिंग नहीं होता, थिकनिंग इस इलेटर्स में थिकनिंग नहीं होता, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ए कैविटी फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकिड्स इन इक्विसिटम स्टेम इज कॉल्ड। एक कैविटी बनता है इक्विसिटम स्टेम में जहाँ पे प्रोटोजाइलम के ट्रैकिड डिसइंटीग्रेट होकर वो कैविटी बनवाते हैं, तो वो स्टेम में होता है इक्विसिटम का, वो कैविटी को क्या नाम दिया गया है? सेंट्रल कैविटी, एयर चैम्बर, वैलिकुलर कैविटी या फिर कैरिनल कैविटी, उसको कहा जाता है आप लोगों का कैरिनल कैविटी। याद रखिए कैरिनल कैविटी आप लोगों का प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से बनता है, ठीक है। उसके बाद वैलिकुलर कैविटी उसके ऊपर में बनता है। उसके बाद गार्डलिंग लिप ट्रेसेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम। गार्डलिंग लिप ट्रेसेस किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम का है? स्टेम किसके स्टेम में पाया जाता है? साइका, स्पाइनस, जिंको, नेटम। सिंपल सा है, एक इकलौता जिम्नोस्पर्म है साइका जिसमें गार्डलिंग लिप ट्रेसेस पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the ओल्डेस्ट ईरा इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल? अगर आप लोगों ने GTS पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों का शुरू कहाँ से होता है? ये 1 नीचे से, जो कि 3800 मिलियन ईयर्स एगो में फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, 3800 मिलियन ईयर्स, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा आप लोगों का? उसके बाद आप लोगों का पैलेजोइक, देन मैं नंबर 2 लिख दे रहा हूँ पैलेजोइक, देन नंबर 3 मेसोजोइक, और सबसे जो एडवांस है या फिर मॉडर्न फॉर्म है वो है, मॉडर्न ईरा है वो है सेनोजोइक, ठीक है। उसके बाद द लेटरल रूट्स इन एंजियोस्पर्म आर जनरली ओरिजिनेटेड फ्रॉम। लेटरल रूट्स जो एंजियोस्पर्म में होता है ये है आप लोगों का रूट, और जो साइड से निकला हुआ रहता है उसको हम लेटरल रूट्स कहते हैं। तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एपिब्लेमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स। सिंपल सा आंसर है वो है पेरिसाइकल। एपिब्लेमा तो हो गया एपिडर्मिस, रूट के एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा कहते हैं। एंडोडर्मिस तो आप लोगों का सिंगल लेयर का होता है जहाँ पे आप लोगों का सुबेरियन डिपोजिशन से कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होता है, और कॉर्टेक्स तो आप लोगों का फिलिंग टिश्यू होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो गया पेरिसाइकल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम मेनली डिपेंड्स ऑन। पूछा गया है जो एनुअल रिंग्स आप लोगों को मालूम होगा कि कोई भी ट्री का अगर एज मालूम करना है, सिंपली उसका एनुअल रिंग्स को हम टोटल काउंट कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा उस ट्री का एज क्या है। मतलब उस स्टडी को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी यानी काउंटिंग ऑफ द एनुअल रिंग्स टू नो द एज ऑफ ट्री, ठीक है, एज ऑफ द ट्री। तो आप लोगों को ये जो एनुअल रिंग फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी ग्रोथ, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फॉर्मेशन ऑफ फेलोजन, डिफरेंशियल रेनफॉल पैटर्न, कॉन्ट्रास्टिंग सीजनल वेरिएशन, या फिर मोर और लेस यूनिफॉर्म क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। तो आप लोगों का राइट आंसर है वो है कॉन्ट्रास्टिंग सीजनल वेरिएशन। तो मैं बता दूँ, एक एनुअल रिंग 2 चीज़ों से बना रहता है, ठीक है। एक होता है उसमें ऑटोमूड, और दूसरा होता है उसमें विंटरवुड, ठीक है, विंटरवुड। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं एक एनुअल रिंग। जो ऑटोमूड होता है वो ऑटम सीजन में बनता है, और विंटरवुड विंटर सीजन में, ठीक है। तो जो ऑटोमूड होता है वो लाइट कलर का बनता है, लाइट कलर का बैंड बनाता है, और विंटरवुड जो होता है वो डार्क कलर का बैंड बनाता है। तो ये दोनों मिलके एक एनुअल रिंग बनाते हैं। तो ये कैसे होगा पॉसिबल? जब कॉन्ट्रास्टिंग सीजनल वेरिएशन होंगे, ठीक है। कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म अगर क्लाइमेट रहा तो कभी नहीं फॉर्मेशन होंगे। कॉन्ट्रास्टिंग सीजनल वेरिएशन होंगे जो कि आप लोगों का यूजुअली टेम्परेट रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरजाइलर इफ्लोएम इज फॉर्म ड्यू टू। इंटरजाइलर इफ्लोएम मतलब ये एक abnormal ग्रोथ है, यानी कि कभी कभी अगर आप लोग देखेंगे स्टेम में ये रहा जाइलम पार्ट, ये जाइलम पार्ट कभी कभी इस तरह से पैचेस में क्या करते हैं ना, इंटरजाइलर फ्लोएम बन जाते हैं। तो ये तो आप लोगों का पूरा जाइलम है जो मैं ये इस तरह से रिंग से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे पैचेस में बन जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन
ए में लिखा है abnormal behavior of normal cambium, anomalous behavior of abnormal cambium, anomalous position of cambium या फिर formation of accessory strip of cambium। तो देखिए मुझे ऑप्शन ए और बी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, फिर भी मैं इसका आंसर को कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। इसको थोड़ा मुझे बुक में देखना पड़ेगा क्या है इसका राइट आंसर। अभी के लिए आगे चलते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, दूसरों को भी हेल्प हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 17, व्हिच वन प्लेज ए की रोल इन हार्वेस्टिंग लाइट एनर्जी। इनमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइट को हार्वेस्ट करने में? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट। सिंपल सा राइट आंसर है वो है क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए यहाँ पे क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल को कहा जाता है रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर का काम ही होता है लाइट को हार्वेस्ट करके मतलब क्या करना, फोटोसिंथेसिस करवाना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एब्सिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स इंक्लूड। तो एब्सिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स कहाँ से शुरू हुआ था? मेक्सिको एंड कोस्टारिका, एथियोपिया, एट्रिया, या फिर अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, असम और बर्मा। तो इसका राइट आंसर है एथियोपिया और एट्रिया, या फिर आप अगर इसको देखोगे एथियोपिया एंड सोमालिया। ठीक है, सोमालिया मतलब सम पार्ट ऑफ सोमालिया, सोमालिया से ये आप लोगों का सेंटर ऑफ ओरिजिन कल्टिवेटेड प्लांट का आया था, इंक्लूड करता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनेरिक नेम ऑफ पर्ल मिलेट इज। पर्ल मिलेट का जेनेरिक या फिर जीनस नेम क्या है? सोरगम, पेनिसेटम, होडियम या फिर पैनिकम। तो इसका राइट आंसर है पेनिसिटम होगा इसका राइट आंसर। पूरा नाम है पेनिसिटम ग्लाउकम। ठीक है, पेनिसिटम ग्लाउकम। उसके बाद लीन सीड ऑयल इज ए। लीन सीड ऑयल एक तरह का क्या है? ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल, नॉन ड्राइंग ऑयल या फिर एसेंशियल। ये एक ड्राइंग ऑयल है जो कि यूज किया जाता है पेंट में, पेंट कलर या फिर वार्निश में, ये सब में यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। मॉर्फिन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? मॉर्फिन एक ड्रग है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? विदेनिया सोमनिफेरा, रावल्फिया सर्पेंटिना, डिजिटालिस पुरपुरिया या फिर पैपावर सोमनिफेरम। बहुत ईजी है, वो है पैपावर सोमनिफेरम। और पैपावर सोमनिफेरम जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं ओपियम, ओपियम पॉपी, पॉपी प्लांट भी बोला जाता है, ओपियम पॉपी। और इसमें ना बहुत सारे अल्कालॉइड पाए जाते हैं। अल्कालॉइड जैसे कि आप लोगों का मतलब ढेर सारे अल्कालॉइड, साथ में ढेर सारे ड्रग्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि मॉर्फिन एक हो गया, उसके बाद कोडीन हो गया, कोडीन, उसके बाद आप लोगों का नार्कोटीन हो गया, नार्कोटीन, उसके बाद पापाभरिन जो कि इसी के नाम से डिज़ाइन हुआ है, पापाभरिन डेजिग्नेट हुआ है। उसके बाद आप लोगों का थेबाइन, थेबाइन, ये सब होते हैं उसके ड्रग, अल्कोलॉइड वगैरह। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। पारा रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम। पारा रबर कहाँ से ऑब्टेन किया जाए? फाइकस इलास्टिका, हेविया ब्रासिलियंसिस, पालाक्विम गिट्टा या फिर कास्टिला इलास्टिका। तो देखिए फाइकस इलास्टिका भी आपका एक रबर प्लांट है, ठीक है, लेकिन पारा रबर कहाँ से आता है? हिबिया ब्रासिलियंसिस से। रबर एंड पारा रबर ये दोनों के दोनों हिबिया ब्रासिलियंसिस से आते हैं, लेकिन आप लोग को मार्क करोगे फाइकस इलास्टिका भी रबर प्लांट का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसैकेराइड। इनमें से पॉलीसैकेराइड कौन सा है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, माल्टोज, लैक्टोज। तो देखिए ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज ये सब मोनोडाइसैकेराइड हो गया, लेकिन ग्लाइकोजन एक होता है, ये एक पॉलीसैकेराइड है जो कि बना रहता है किसमें? बहुत सारे मतलब अबाउट 1000 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ रहता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अमीनो एसिड आर डिटरमाइंड बाय इट्स पार्टिकुलर। तो अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो ये 20 अमीनो एसिड्स का यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? वो एक दूसरे से अलग किस तरह से हैं? आर ग्रुप के वजह से, आर यानी अल्किल ग्रुप के वजह से, अमीनो ग्रुप के वजह से, या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू अदर अमीनो एसिड्स के वजह से, या फिर काइंड्स ऑफ पेप्टाइड्स बॉन्ड। तो देखिए अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होकर प्रोटीन बनाता है या फिर पॉलीपेप्टाइड बनाता है, और उस सभी में अमीनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू अदर अमीनो एसिड कोई रिलेशन नहीं, बट इसमें यूनिक इनको कौन बनाता है? आर ग्रुप यानी अल्किल ग्रुप इनको यूनिक बनाता है या फिर अलग बनाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल दैट वेरीज अमंग डीएनए मॉलिक्यूल इज इट्स। मतलब एक डीएनए मॉलिक्यूल का पार्ट जो वेरी करवाता है डीएनए टू डीएनए, मतलब अलग डीएनए को अलग बनाता है, एक डीएनए को दूसरे डीएनए से अलग बनाता है, वो डीएनए का कौन सा पार्ट है? ग्लिसरॉल अटैचमेंट, सुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और बेसेस। तो देखिए ग्लिसरॉल अटैचमेंट का कोई यहाँ पे रोल नहीं है अभी के लिए डीएनए मॉलिक्यूल को वेरी करवाने के लिए। तो आपका सुगर तो कॉमनली होता ही है डीएनए, कौन सा सुगर? वो डिऑक्सी सुगर, डिऑक्सीराइबोस सुगर, ये तो कॉमनली पाया जाएगा ही। फॉस्फेट भी है H3PO4 के फॉर्म में, फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में। ठीक है, बट जो चेंजेस है वो है नाइट्रोजनस बेसिस में, यानी एक सीक्वेंस में मान लीजिए ATCGGC कुछ इस तरह से है, ये एक डीएनए हो गया, और ये डीएनए मान लीजिए यहाँ पे T A A A T, ये
तो ये दोनों डीएनए, इसके पास भी आप लोगों का शुगर है, फॉस्फेट है, इसके पास भी सेम शुगर फॉस्फेट है, लेकिन जो बेस सीक्वेंस या फिर नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस वो अलग अलग होने की वजह से ये डीएनए और ये डीएनए आपस में अलग है, ठीक है। तो इसको अलग, या फिर द पार्ट ऑफ डीएनए मोलिक्यूल दैट वेरीज, तो वेरीज कौन करवाता है? नाइट्रोजनस बेस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज फॉर्म्ड बाय ए फ्यू ऑफ द एंजाइम्स। तो जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कैसे बनता है? आर ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड्स की वजह से, अमीनो ग्रुप्स ऑफ द अमीनो एसिड्स की वजह से, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड्स की वजह से, या फिर एक्सपोज्ड सल्फर बॉन्ड की वजह से। तो देखिए जो एंजाइम्स हैं उसमें ना आप लोगों को ढेर सारे, मतलब कॉमनली जो एंजाइम्स है वो तो प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन बने रहते हैं अमीनो एसिड से, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स में आप लोगों को अमीनो ग्रुप भी देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप भी देखने को मिलेगा, लेकिन उनको जो एक्टिव साइट होता है वो बनता है आप लोगों का आर ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड, यानी उसका जो अल्किल ग्रुप है, उसका जो पर्टिकुलर अल्किल ग्रुप किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, कौन सा सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा, वो डिटरमाइन करवाता है एंजाइम का एक्टिव साइट। तो इसका राइट आंसर है आर ग्रुप ऑफ द एमिनो एसिड, ठीक है। बाकी अमीनो ग्रुप तो अमीनो एसिड्स में पा ही जाते हैं, अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, और सल्फर बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। यूजुअली एंजाइम कौन सा फॉर्म है प्रोटीन का? टर्शियरी फॉर्म, याद रखिएगा। टर्शियरी फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज यूजुअली एक्ट एज एंजाइम, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मतलब इन्वॉल्व नहीं होते, एंजाइम की तरह एक्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर, और टर्शियरी स्ट्रक्चर में आप लोगों का जो एक्टिव साइट बनाता है वो है आर ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड। मान लीजिए मैं एक बना रहा हूँ ये एक एंजाइम, तो यहाँ पे जितने भी पॉलीपेप्टाइड हैं, जितने भी पॉलीपेप्टाइड आपका अमीनो एसिड हैं, उनके सभी के सभी आर ग्रुप यहाँ पे एक्सपोज हैं, और वही डिटरमाइन करेगा कौन सा वाला सबस्ट्रेट के साथ वो अटैच होंगे। तो ये बन गया एक एक्टिव साइट, एक्टिव साइट, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल? बहुत ईजी है, पूछा गया इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में पाया नहीं जाता। सेल वॉल, मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल, आपके मतलब कन्वीनियंस के लिए मैंने बैक्टीरिया लिख दिया, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, नाम एंड नाम से बना रहता है, आपका पेप्टिडोग्लाइकैन से बना रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होंगे ही होंगे, सेल है बोल के। राइबोसोम तो पाया जाता है, बैक्टीरिया है मतलब 70S पाया जाएगा, 50+30 वाला, 50+30S वाला। बाकी जो नहीं होता वो होता है न्यूक्लियर एनवलप, और जिसको आप लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हो। ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जिस वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो मतलब ओपनली एक्सपोज्ड रहता है, ठीक है, ओपनली एक्सपोज रहता है। इसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है, या फिर प्रोक्रोमोसोम बोला जाता है, ये सब उसको नाम दिया, या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोला जाता है, इनकम्प्लीट जिस तरह का, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म न्यूक्लियस बोला जाता है उसको। व्हेन लाइसोसोम फ्यूजेस विद ए फैगोसोम, लाइसोसोम एक जब फैगोसोम के साथ फ्यूज होता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोफेजिक वैक्यूल, रेसिडुअल बॉडी, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये जब एक लाइसोसोम को आप लोग जानते हैं सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, जिसका काम है डाइजेस्ट करवाना, जो भी मतलब ऑर्गेनेल हो गए, सेल हो गए, उसको डाइजेस्ट करता है, क्योंकि इसमें होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियजेस, ये सब एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलेजेस, ये इनका काम है डाइजेस्ट करवाना। जब ये फ्यूज होता है फैगोसोम के साथ, ये बनाता है सेकेंडरी लाइसोसोम, याद रखिएगा। प्राइमरी लाइसोसोम व्हेन फ्यूजेस विद द फैगोसोम इट फॉर्म्स सेकेंडरी लाइसोसोम। उसके बाद आउट ऑफ 1600 F2 इंडिविजुअल ऑफ ए क्रॉस बिटवीन येलो राउंड, येलो राउंड को आप लोग जानते हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, एंड ग्रीन रिंकल, ग्रीन रिंकल को हम जानते हैं स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। द नंबर ऑफ येलो रिंकल सील्ड वुड बी, येलो रिंकल मतलब आप लोगों का कैपिटल वाई, स्मॉल आर, ठीक है। और ये आप लोगों का पर्टिकुलरली येलो रिंकल मतलब यहाँ पे डोमिनेंट तो नहीं रहेगा कोई भी, तो ये तो फिक्स हो गया, यही है उसका जीनोटाइप। और येलो में ये हो सकता है, और एक जीनोटाइप हमारे पास हो सकता है कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, मतलब ये भी आपका येलो और रिंकल्ड ही होगा, बट रिंकल्ड होने के लिए आपका दोनों स्मॉल आर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोला गया है F2 जनरेशन में आपके पास है 1600 इंडिविजुअल, ठीक है, पॉपुलेशन में 1600 पॉपुलेशन है, तो उसमें से आपने क्रॉस किया इसको और इसके साथ, ठीक है, येलो राउंड को ग्रीन रिंकल्ड पी प्लांट के साथ क्रॉस किया, तो आपके पास क्या आया, मतलब येलो रिंकल्ड सीड्स कितना आया, 300, 400, 800, 1600। तो अगर आप लोगों ने डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा 9:3:3:1, जहाँ पे ये जो 3 होता है ये होता है येलो रिंकल्ड का, ठीक है, येलो रिंकल्ड का, क्योंकि ये वाला होता है ग्रीन राउंड का,
और लास्ट वाला होता है ग्रीन रिंकल्ड का, और फर्स्ट वाला होता है येलो राउंड का। तो हमें पूछा गया येलो रिंकल्ड सीड कितने होंगे, वो 1600 F2 जनरेशन में। यानी आपको F1 में एक हेट्रोजाइगोस मिलेगा, उसको सेल्फिंग करने के बाद आप लोगों को 9:3:3:1 का रेशियो मिलेगा, और 4 तरह के वेराइटी मिलेंगे, 4 तरह के फिनोटाइप मिलेंगे। तो हमें येलो रिंकल्ड सीड कितने मिलेंगे, 300। मैंने इसको कैसे कैलकुलेट किया, देखिए सिंपल सा है। आप लोगों का इसने क्या किया, ये क्वेश्चन में इसको मिलाइए, इसको मिलाने से आपका टोटल आएगा 16, ठीक है। तो ये 16 मतलब ये हो गया 900, ये हो गया 300, ये हो गया 300, ये हो गया 100। यानी कि आप लोग 100 आएंगे ग्रीन रिंकल, ये 300 आएंगे ग्रीन राउंड, ये 300 आएंगे येलो रिंकल, और ये 9 आएंगे येलो राउंड। सिंपल सा है। 1600 को वो इसने क्या किया, सिंपल सा 933 को 1 को ऐड कर दिया 1600, बस इसको ही आप लोगों को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो ब्रेक डाउन में आप लोगों को येलो रिंकल कितना आएगा, 300। तो जस्ट बेसिक सा है, अगर आप लोगों को ये रेशियो मालूम है तो आप लोग ईजिली कर पाए होंगे इसको। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When Mendelian idea is depicted by a cross in which F1 generation resemble both the parent it is, मतलब बोला जा रहा है अगर मेंडेलियन क्रॉस मतलब आइडिया को लिया जाए बाय ए क्रॉस, जहाँ पे F1 जनरेशन रिजेंबल करता है उसके दोनों पेरेंट्स को, मान लीजिए कोई एक डोमिनेंट है और कोई एक रिसेसिव पेरेंट है, और जो इनका F1 जनरेशन आया जो भी इंडिविजुअल कुछ कैरेक्टर इसके मतलब रिजेंबल कर रहे हैं एक पेरेंट को, ये वाला पेरेंट को, मतलब दोनों पेरेंट का कुछ कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये आप लोगों का डोमिनेंस इफेक्ट हुआ, या फिर को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये मेंडेलियन रेशियो नहीं है। डोमिनेंस अगर आप लोग देखने जाओगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि मेंडेलियन पूछा गया। हमारा ये को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये नॉन मेंडेलियन रेशियो है, ठीक है। ये मेंडेलियन रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो अगर डोमिनेंस देखने जाएंगे तो जो डोमिनेंट पेरेंट होगा, मतलब पेरेंट्स डोमिनेंट रिसेसिव हो सकते हैं, डोमिनेंट डोमिनेंट हो सकते हैं, रिसेसिव हो सकते हैं। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं डोमिनेंट रिसेसिव। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट आएगा, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर तो डोमिनेंट का है, ये वाला का नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो है को डोमिनेंस। यानी को डोमिनेंस में आप लोगों का जो आना चाहिए वो है DR, यानी ये पेरेंट का भी आना चाहिए, ये वाला भी आया। अगर आप लोगों ने AB ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप पढ़ा होगा, तो उसमें AB ब्लड ग्रुप का आने का ही को डोमिनेंस इफेक्ट के वजह से आता है। बाकी इनकम्प्लीट नहीं होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ना ये पेरेंट का पूरा आता है, ना ये वाला पेरेंट का पूरा आता है। ये दोनों मिलके एक नया बनाते हैं, जो कि आप लोगों को एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन फ्लावर में मिला होगा, जहाँ पे वो जो पिंक कलर स्नैपड्रैगन, या फिर आप लोग मिराबिलिस जाल्पा का है, जहाँ पे पिंक कलर का बनता है। रेड और वाइट को क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन पिंक कलर बनता है, बल्कि आपका मेंडेलियन के हिसाब से रेड बनना चाहिए था डोमिनेंट इफेक्ट की वजह से, बट वैसा नहीं होता। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो नहीं होगा, को डोमिनेंस मुझे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंटली किसने परफॉर्म किया था, थियोडोर स्वान ने, एमजे स्लेडन ने, मॉर्गन ने, या फिर मेंडल ने। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है मॉर्गन। उनका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रूव किया था, ठीक है। मतलब उन्होंने एक म्यूटेशन डिस्कवर किया था आई कलर, मतलब फ्लाई आई कलर में, ठीक है। एक मक्खी का आई कलर में म्यूटेशन को उन्होंने डिस्कवर किया था, और वहाँ से ही उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो फेनोमेनन दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स व्हेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड बिटवीन टू। क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर होने से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होते हैं, तो वो किसके किसके बीच में होता है। क्रोमाटिड ऑफ ए क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, उसके क्रोमाटिड से मतलब क्रोमाटिड में होता है, या फिर लॉन्ग आर्म्स ऑफ ए क्रोमोसोम। लॉन्ग आर्म मतलब ये वाला क्रोमाटिड ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम। टू होमोलोगस क्रोमोसोम यानी ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है, देख रहे हैं पूरा सेम दिख रहा है, तो इसको होमोलोगस बोला जाएगा। क्रोमाटिड्स ऑफ टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कैसा होता है, ये क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा, ठीक है। तो ये नॉन होमोलोगस। तो बोला गया क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, सिंपल सा है, क्रोमाटिड्स ऑफ टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, टू होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑप्शन सी। यानी ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके सिस्टर मतलब नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के वजह से, ये क्रोमाटिड और ये क्रोमाटिड दोनों हैं, इनको बोला जाता है नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये होते हैं
एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है, इसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब ये वाला क्रोमेटिड इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है ना, तो ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड के बीच में होता है, जिसको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। अगर ये वाला और ये वाला होता तो इसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है बोल के, इसलिए ये दोनों के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल चेंजेस इज यूजुअली मोस्ट डैमेजिंग व्हेन इट इज इन होमोजाइगस कंडीशन। मतलब होमोजाइगस कंडीशन में कौन सा क्रोमोसोमल चेंजेस बहुत ही लेथल या फिर डैमेजिंग होता है? डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन। वो है डिलीशन, याद रखिएगा। मतलब अगर एक जीन सीक्वेंस में ये पार्ट अगर डिलीट हो जाए ना, तो क्या होगा, फॉल्टी आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फॉल्टी प्रोटीन एक्सप्रेशन होगा, जिस वजह से पूरा मतलब आपका जो भी एक्सप्रेशन है वो बदल जाएगा। इसीलिए डिलीशन कभी कभी फैटल हो सकता है, लेथल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, when a mutation is limited to the substitution of one nucleotide pair for another it is called। मतलब बोला जाए कि एक आप लोगों का पर्टिकुलर कोई एक जीन सीक्वेंस में या फिर डीएनए में एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड पेयर का एक्सचेंज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक जी है, वो बदल के सी बन जाएगा, तो वो क्या होता है? ट्रांसलोकेशन, पॉइंट म्यूटेशन, शुगर फॉस्फेट डिलीशन, बेस इन्वर्जन। बहुत सिंपल सा है, वो है पॉइंट म्यूटेशन। याद रखिएगा, इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो डीएनए सीक्वेंस है उसका 6 नंबर पोजीशन में, 6 नंबर कोडन में, ठीक है, 6 नंबर कोडन में क्या होता है, सी, मान लीजिए CTC होता है, CTC, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, GAG। तो ये एक ही, ठीक है, TA, यही बदल के क्या बन जाता है आप लोगों का, ये C है, ये बन जाता है A, और ये बन जाता है, ये तो C था, ये G था, और ये हो जाता है T, और ये हो जाता है G। मतलब ये जस्ट क्या हुए हैं, टर्न हो गए हैं, ठीक है, TA से AT बन गए। और ये छोटा सा 6 नंबर कोडन के, ये 6 नंबर वाला कोडन है, मतलब 1 2 3 4 5 करके ये 6 नंबर वाला कोडन में ये एक ही न्यूक्लियोटाइड में क्या हुआ है, आप लोगों का एक्सचेंज हो गया है। तो जिस वजह से आपका जो नॉर्मल आरबीसी है वो बन जाता है सिकल सेप्ड आरबीसी। याद रखिएगा, क्योंकि वो जो 6 नंबर वाला कोडन था वो कोड करता था नॉर्मल केस में ग्लूटामिक एसिड के लिए, ग्लूटामिक एसिड के लिए। अब वो छोटा सा 80TA बन गया, जब वो बन गया, वो अभी कोड करेगा किसके लिए, वैलीन के लिए। और एक छोटा सा चेंज की वजह से आपका नॉर्मल आरबीसी बन गया क्या, सिकल सेप्ट, ठीक है। और आप लोगों को मालूम है सिकल सेल आने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत होता है, उनको बहुत ही प्रिकॉशन फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा सांस फूलने से उनके लिए फैटल हो सकता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंट in which it was shown that DNA is the genetic material in bacteriophages is the सिंपल सा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बैक्टीरियोफेजेस को किसने लिया था, मेसेल्सनस्टाल, फ्रैंकलिन विल्किन एक्सपेरिमेंट, हर्सी चेज, डेलबर्ग लूरिया एक्सपेरिमेंट। तो वो थे अल्फ्रेड हर्सी, मार्था चेज, उन्होंने बैक्टीरियोफेज लेके जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है प्रूव किया था, जो कि फाइनल प्रूफ था, ठीक है। उसके बाद if the sequence of base along one side of a DNA molecule is AAGCT, then the complementary sequence base of the on the other side of DNA molecule is, तो बोला जा रहा है AAGCT है। तो इसका मतलब ये मान लीजिए 5' है और ये 3' है, तो ये 3' बन गया, तो इसमें क्या आएगा, TTCGA, ठीक है, A। तो यहाँ पे कौन सा है, TTCGA, ये वाला ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीएनए रेप्लिकेशन द हेलिक्स इज अनवाइंड बाय व्हिच टाइप ऑफ एंजाइम। तो डीएनए रेप्लिकेशन में हेलिक्स को अनवाइंड या फिर अनकोइल कौन सा एंजाइम करता है, टोपोआइसोमरेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज। वो है हेलिकेज। हेलिकेज का काम ही है डीएनए ये इस तरह से कोइल्ड होता है, उसको अनकोइल्ड करके इस तरह से रखना, ठीक है। तो टोपोआइसोमरेज का काम है स्ट्रेस को रिलीज करना, प्राइमेज का काम है आरएनए प्राइमर को जोड़ना डीएनए रेप्लिकेशन में, और डीएनए पॉलीमरेज का काम है डीएनए बनाना, न्यू डीएनए सिंथेसिस करना, और क्या। उसके बाद फर्स्ट इवेंट इन ट्रांसलेशन इज द बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए लीडर टू द, तो ट्रांसलेशन में एमआरएनए फर्स्ट किसके साथ बाइंडिंग करता है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, पॉलीजोमल कोर, या फिर टीआरएनए। सिंपल है, आपका जो ये है एमआरएनए वो पहले आके बाइंड करेगा स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, उसके बाद जाके आपका बड़ा सा आएगा जिसमें EPA साइट होता है, ई एक्सिड पेप्टिडिल साइट एंड आपका अमीनो एसिड सिंथेसिस साइट, ठीक है।
तो आपका राइट आंसर होगा स्मॉलर सब यूनिट। उसके बाद ऑफ द 64 कोडन हाउ मेनी कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स, तो ये है, इसको मैं मिटा दूँ, उसको हम कहते हैं 20, 61, 63, 43, वो है 61, क्योंकि बाकी जो रेस्ट 3 है, टोटल 64 है, रेस्ट 3 को नॉनसेंस कोडन कहा जाता है, नॉनसेंस। ठीक है, UAA, UGA, UAG, ये 3 हैं जो कि किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, यूजलेस होते हैं, इसीलिए इनको नॉनसेंस बोला जाता है। बाकी 61 आप लोगों के रेस्ट 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद मैं सेकंड पार्ट बना दूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 40 क्वेश्चन देखने के बाद इसके इमीडिएटली मैं सेकंड पार्ट बना दूंगा। ठीक है, इफ ए सेल वर ट्रीटेड विद ए केमिकल दैट ब्लॉक न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड मोस्ट लाइकली बी अफेक्टेड फर्स्ट। बोला गया है कि एक केमिकल है जो कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, तो ब्लॉक करने से आपका क्या पहले अफेक्ट होगा? DNA रेप्लिकेशन, tRNA सिंथेसिस, mRNA सिंथेसिस, प्रोटीन से। अगर आपने सेंट्रल डोगमा पढ़ा होगा, सेंट्रल डोगमा कैसे बनता है, आपका पहले DNA बनेगा, DNA से RNA बनेगा, RNA और RNA से आखिर में जाके प्रोटीन बनेगा। तो अगर मान लीजिए आपका न्यूक्लिक एसिड को ही आपने केमिकल देके ब्लॉक कर दिया, तो DNA तो पहले न्यूक्लिक एसिड, DNA एक न्यूक्लिक एसिड से बना है, RNA भी न्यूक्लिक एसिड से बना है, तो अगर DNA ही नहीं बनेगा तो RNA कैसे बनेगा, प्रोटीन कैसे बनेगा? तो आप लोगों का DNA रेप्लिकेशन पहले अफेक्टेड होगा। ठीक है, सो ये था आप लोगों का फर्स्ट से लेके 40 क्वेश्चन को मैंने बहुत ही कोशिश किया कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिन लोगों का सीपेट एंट्रेंस बॉटनी में दिए थे, उनके साथ शेयर कीजिए। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। थैंक यू।